रहे हैं क्वेश्चन आवर, दिन की हर बड़ी खबर के पूरे विश्लेषण के साथ अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज बात होगी किस तरह से भारत बंद के नाम पर हिंसा हुई, और इसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल भी होगा कि जिस तरह से आज हिंसा हुई वो कहां तक जायज है। SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह आज देश भर में हिंसा का तांडव देखा गया वो वाकई हैरान कर देने वाला है। कई शहरों में आगजनी की तस्वीरें आई हैं, कई जगहों पर मौत की खबर है, कई जगहों पर तोड़फोड़ की तस्वीर भी सामने आई है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश भर में किस तरह बंद के नाम पर उत्पात हुआ, विरोध के नाम पर हिंसा हुई। हिंसा, आगजनी, हंगामा, तोड़फोड़, सड़कों पर जाम, ट्रेन रोकने की कोशिश। दलित संगठनों की भारत बंद की ये बानगी बस है। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद के नाम पर न केवल हिंसा हुई बल्कि देश के 9 राज्यों में इसका खासा असर भी देखा गया। आंदोलन के नाम पर हिंसा की ये तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां दलित आंदोलन के नाम पर भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंक डाला। बंद के नाम पर जबरदस्त हिंसा हुई, कई गाड़ियां सड़कों पर जलती हुई नजर आई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत बंद के नाम पर किस तरह कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ से भी हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया और रोडवेज की बस को आग लगा दी। आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बेबस नजर आया। गनीमत ये थी कि जिस वक्त बस में आग लगाई गई उस दौरान बस में सवार मुसाफिर उतरकर भाग चुके थे। मेरठ, ये तस्वीर यूपी के मेरठ की, जहां विरोध के नाम पर जमकर आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज की बस को आग के हवाले कर दिया, दुकानें बंद कराने के नाम पर बाइकों को जला दिया, सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। अलवर, आगजनी और हिंसा की ये तस्वीरें राजस्थान के अलवर की है, जहां विरोध के नाम पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच न केवल झड़प हुई बल्कि यहां भी विरोध ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। बीच सड़क पर गाड़ी को आग लगा दी गई। तस्वीरों में आप इस मंजर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि विरोध के नाम पर किस तरह जमकर उत्पात हुआ, हिंसा हुई। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी आंदोलनकारियों ने बंद के दौरान जबरदस्त उत्पात मचाया। सड़कों पर टायर जलाकर ट्रैफिक को बाधित करने की कोशिश की गई। अब सवाल ये है कि भारत बंद के दौरान इस तरह की हिंसा करने वाले ये लोग आखिर कौन है? आखिर इस तरह के बंद को जायज कैसे ठहराया जा सकता है? टीम न्यूज़ नेशन। तो बंद के दौरान हिंसा कहां तक जायज है, इस बात पर सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि आज पूरे दिन के संग्राम की कहानी अगर हम आपको चंद शब्दों में समझाएं तो भारत बंद के मायने क्या है। बंद के दौरान 9 लोगों की मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश में 5 लोगों की मौत की खबर है, यूपी में 1 और राजस्थान में 1 की मौत हुई है। 7 राज्यों में हिंसा से प्रभावित हुए हैं। यूपी और एमपी में आरएएफ की कंपनियां भेजी गई। आरएएफ के 800 जवानों को भेजा गया। कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई। 400 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। यानी आप समझ गए होंगे कि विरोध करना तो ठीक है, लेकिन हिंसा करना और तोड़फोड़ करना कहां तक जायज है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आखिर कौन से विरोध के तरीके में आता है और उसे जायज ठहराया जा सकता है। दलित संगठनों ने SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर यह बंद बुलाया था, लेकिन लगता है कि इस बंद के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने भी उपद्रव मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एमपी के ग्वालियर से आई तस्वीर को जरा गौर से देखिए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल एक शख्स पिस्टल लेकर पहुंचता है और जैसे ही आंदोलनकारियों का प्रदर्शन उग्र होता है उसने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। तस्वीर में साफ देखा जा रहा है कि ऐसे भीड़ में शामिल ये शख्स पिस्टल लिए फायरिंग कर रहा है। ग्वालियर में कई जगह SC/ST एक्ट में बदलाव के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि विपक्ष आंखें तरेर रहा है कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर माधुरा सिंधिया की अच्छी पकड़ बताई जाती है।
भारत बंद के नाम पर जिस तरह से हंगामा और आगजनी हुई ये तो आपने देखी, लेकिन इस तरह का मंजर कई जगहों पर नजर आया। सड़कों पर घंटों इसी तरह का उत्पात मचता रहा। कई जगहों पर ट्रेनों को रोक दिया गया, कई जगहों पर जबरन दुकानें बंद कराई गई। ये आपको दिखाते हैं भारत बंद के दौरान हंगामे की कुछ और तस्वीरें, और फिर उन लोगों से पूछेंगे कि क्या विरोध के नाम पर इस तरह के प्रदर्शन का अधिकार है या नहीं। SC/ST एक्ट के नाम पर दलित संगठनों ने भारत बंद की कॉल दी थी, लेकिन जब भारत बंद की असली तस्वीरें सामने आने लगी तो फिर आंदोलन के मकसद पर सवाल खड़े होने लगे। हर बार की तरह आंदोलनकारियों ने ट्रेन को निशाना बनाया और जगह जगह ट्रेनों को रोकने की कोशिश की। ये तस्वीरें आगरा की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को रोकने की कोशिश की। कई ट्रेनें घंटों बाधित हुई। साथ ही विरोध करने वालों ने तोड़फोड़ की घटनाओं को भी अंजाम दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जगह जगह पत्थर बिखरे पड़े हैं और अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। ट्रेन रोकने की तस्वीरें जयपुर से भी सामने आई। यहाँ पर भी दलित संगठनों ने ट्रेनों को रोका। कई घंटों तक ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। ट्रेनों को तो रोका ही गया, सड़कों पर भी लोगों का उत्पात देखने को मिला। करीब 20 बसों में तोड़फोड़ की गई। दुकानों को जबरन बंद कराया गया। जयपुर में भी भारत बंद का असर साफ दिखा, लेकिन इस बंद के दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई। यही नहीं, पूरा जयपुर जैसे ठहर सा गया। टोंक रोड की ही हम अकेले बात करें तो लगभग 15 बसों के शीशे तोड़ दिए गए। ये फिलहाल हम जिस बस का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं चुन चुन कर इस बस के शीशे तोड़े गए। शायद ही कोई खिड़की ऐसी बची हो जो साबुत हो। दूर तक आपको शीशे ही शीशे बिखरे पड़े हुए मिलेंगे। जिस दौरान इस बस पर हमला हुआ उस समय इसमें सवारी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह उन सवारियों ने निकल कर अपनी जान बचाई होगी। बिहार के आरा में भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आई। बड़ी संख्या में लोग रेलवे की पटरियों में प्रदर्शन करने पहुंच गए और ट्रेनों की आवाजाही को रोकने की कोशिश की। ये तस्वीरें बिहार के मधुबनी की है। यहाँ ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। लोग ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए और ट्रेन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। बिहार के दरभंगा से भी ट्रेन रोके जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर भी लोगों का उग्र प्रदर्शन नजर आया। हालांकि पुलिस ने उत्पाती भीड़ को जल्द काबू में कर लिया। पंजाब के अमृतसर में भी लोगों ने विरोध के नाम पर उत्पात मचाया। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को रोकने की कोशिश की। लोगों ने पटरियों में ही डेरा डाल लिया। इन लोगों के प्रदर्शन के कारण ट्रेनों की आवाजाही भी काफी देर तक प्रभावित रही। वाराणसी की सड़कों पर हंगामा देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां सड़कों पर उतरे और दुकानों को बंद कराने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। राजस्थान के बाड़मेर से भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई। कई दुकानों को निशाना बनाया गया, कई दुकानों के शीशे तोड़े गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर यहां हल्का बल प्रयोग भी किया। दलित संगठनों की विरोध की तस्वीरें गुजरात से भी सामने आई। ये तस्वीरें भावनगर की है, जहां बड़ी संख्या में दलित संगठन के लोग सड़क पर उतरे और जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश की। हम अहमदाबाद के दाणी लिमड़ा इलाके में हैं। आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि सारी जो दुकानें हैं वो बंद है। लोग रास्ते पर है। बसों को रास्ते के बीच में खड़ा कर दिया गया है ताकि आंदोलन को चलाया जाए, विरोध प्रदर्शन किया जाए। आप देख सकते हैं कि बस को जो BRTS का रूट है वहाँ पर रख दिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। यहाँ दलित संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाने के लिए दुकानों को जबरन बंद कराया। टीम न्यूज़ नेशन। और सबके बीच दुख की बात यह है कि भारत बंद के दौरान सड़क जाम में एक नवजात बच्ची की मौत हो गई। ये दुखद घटना बिहार में हुई। महनार के लावापुर में रहने वाली मोहम्मद कादिल की बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की हालत नाजुक होने की वजह से उसे बड़े अस्पताल ले जाया जा रहा था हाजीपुर, लेकिन सुल्तानपुर के पास विरोध की वजह से लंबा जाम लग गया। जाम में फंसे होने की वजह से हाजीपुर पहुंचने से पहले ही इस बच्चे ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा ही वाक़या सामने आया जहां जाम और ये बंद बना एक बुजुर्ग की मौत का सबब। बिजनौर में एक बुजुर्ग की तबीयत खराब थी। कोतवाली देहात के बरूकी में जाम में फंसे बीमार बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग घंटों तक जाम में फंसे रहे और वक्त पर इलाज नहीं मिलने से उन्होंने अंततः दम तोड़ दिया।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दलित आंदोलन को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की भी निंदा की है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि कुछ जातिवादी व सामाजिक तत्वों ने आज इस आंदोलन के दौरान कुछ जातिवादी व सामाजिक तत्वों ने आंदोलनकारियों के बीच में घुसकर स्थिति को कुछ स्थानों पर हिंसक भी बना दिया है, तो जिसमें कुछ जगह जानी माली नुकसान भी हुआ है। उसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और इस मामले में वहाँ के पुलिस व प्रशासन से मैं ये भी अनुरोध करती हूँ कि जो इस किस्म के तत्व हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और मामले को देखते हुए सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है आइए आपको भी बताते हैं। इसने सरकार की पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कोर्ट का हालिया आदेश SC/ST एक्ट को लेकर संसद की सोच के खिलाफ है। 2016 में संसद की सिफारिश पर कानून को ज्यादा सख्त बनाया गया। SC/ST समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2016 में SC/ST मामलों में केवल 24.9% मामलों में ही सजा हो पाई। SC/ST समुदाय को न्याय का भरोसा दिलाना जरूरी है। एक्ट को हल्का करना, समुदाय को मिले संरक्षण की गारंटी से वंचित कर देना होगा। SC/ST समुदाय कई तरह के क्रूर अपराधों का शिकार होते रहे हैं। दुरुपयोग की आशंका से एक्ट को नरम बनाए जाने का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाए गए बंद का असर देखने को मिला है। सरकार इस मसले को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को भी मंजूर कर लिया है। लेकिन इस मामले में सियासत उबल रही है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने जहां ट्वीट कर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं दूसरे दल भी बीजेपी को दलित विरोधी करार देने पर तुले हुए हैं। पूरा भारत बंद रहेगा। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठन के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर देखा गया। सड़कों पर तो संग्राम नजर आया ही, इस मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब हुई। सरकार भी इस फैसले पर दोबारा विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर हमने रिव्यू फाइल कर दिया है। भारत सरकार की ओर से रिव्यू फाइल हुआ है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो ओरिजिनल फैसला हुआ था उसमें भारत सरकार पार्टी नहीं थी। तो आज हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू फाइल किया है और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रीजनिंग से हम सहमत नहीं हैं। सरकार भी जानती है कि इतने भर से बात नहीं बनने वाली है। दलित समुदाय सड़क पर है और विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दलित संगठनों का साथ दिया और बीजेपी पर ट्वीट के जरिए हमला किया। राहुल ने ट्वीट में लिखा, दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS बीजेपी के DNA में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वो हिंसा से दबाते हैं। हजारों दलित भाई बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं। हम उनको सलाम करते हैं। और हमने ये उन करोड़ों दलितों की आवाज को राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाया और मैं बधाई देता हूं देशवासियों को कि सदन के अंदर सदन के बाहर जो हम कर सकते थे, लोगों ने उसका समर्थन बाहर से दिया। बहुत ही सफल भारत बंद रहा है। ये भारत बंद सरकार के खिलाफ है, सरकार की खामोशी के खिलाफ है। दरअसल दलित संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की उस दलील पर सख्त ऐतराज है जिसमें कोर्ट ने 20 मार्च को जारी एक आदेश में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इसके तहत तत्काल गिरफ्तारी या आपराधिक मामला दर्ज करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूर कर दिया था। लेकिन अब सरकार इस मामले पर बैकफुट पर है। गृह मंत्री इस पूरे मामले को सियासत से दूर रखने की बात कह रहे हैं। नहीं, SC/ST एक्ट के संबंध में पुनर्विचार याचिका जो है दाखिल की जा चुकी है। मैं तो सभी राजनीतिक दलों से यही अपील करूंगा कि कृपया किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद न हो, इस दृष्टि से सभी सहयोग करें। इसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए ताकि इस देश में किसी प्रकार से जातिगत तनाव अथवा सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। और सभी राजनीतिक दलों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है
कि ऐसे समय में सभी अपनी तरफ से प्रयत्न करें और सहयोग करें। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार और पार्टी के दलित सांसदों ने भी आपत्ति जताई थी। विरोध के स्वर NDA में भी उठे थे, लेकिन सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका डालकर इस मुद्दे को ठंडा करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन आंदोलन की आग इतनी जल्दी काबू में आएगी, ये कहना मुश्किल है। दरअसल इस मसले को लेकर सरकार चौतरफा दबाव में है। एक ओर जहां विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं दूसरी ओर देश भर में तमाम दलित संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी सूरत में सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल करने के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि वो इस संजीदा मुद्दे पर दलितों के साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल भी हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या SC/ST एक्ट के विरोध के नाम पर भारत बंद जायज है? क्या SC/ST एक्ट के विरोध के नाम पर भारत बंद जायज है? आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं, SMS करें, टाइप करें NN स्पेस, अगर जवाब हाँ है तो यस, अगर जवाब नहीं है तो NN स्पेस नो टाइप करें और हमें 5607056070 पर अपना जवाब भेज दें। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ट्वीट करते वक्त आप #NN का इस्तेमाल करें। और अब बात आज की दूसरी बड़ी खबर की। इराक के मोसूल में मारे गए 38 भारतीयों के अवशेष आज भारत पहुंच गए। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री VK सिंह खुद 38 भारतीयों के शव लाने के लिए इराक गए, जहां से वायुसेना के स्पेशल प्लेन के जरिए उन्हें सबसे पहले अमृतसर लाया गया और मृतकों के परिवारों को सौंप दिया गया। वतन लौटे 38 भारतीय, परिवारों को सौंपे गए अवशेष, जिनका इंतजार पिछले 4 साल से था, जिन्हें देखने के लिए घर वालों की आंखें तरस सी गई थी। वो आए भी तो ताबूत में बंद होकर। इन ताबूतों में उन 38 भारतीयों के अवशेष हैं जो गए तो थे रोजी रोटी की तलाश में, मगर उन्हें मिली बगदादी की गोलियां। करीब 4 साल तक गुमनामी की कब्र में दफन रहने के बाद आखिर उनके अवशेष को वतन की मिट्टी नसीब हुई। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह 38 भारतीयों के अवशेष लेकर इराक के मोसुल से अमृतसर पहुंचे और फिर उनके परिवार वालों को ये ताबूत सौंप दिए ताकि अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। ये मौका दुख का है कि हम अपने जो परिजन हैं उनके पार्थिव शरीर, उनके अवशेष लेकर आए। काफ़ी हम लोगों ने कोशिश की कि इनका पता चले और जैसे ही पता चला इराक सरकार की मदद से, जो हमें बहुत मदद मिली उसके बारे में, उनकी मदद से हमने इनको निकलवाया। उसके बाद जो DNA गए थे वो मैचिंग हुई। आपको बता दें 2014 में 39 भारतीयों को आतंकी संगठन ISIS ने गोली मार दी थी। मारे गए भारतीयों में पंजाब के 27 लोग शामिल हैं, जबकि बिहार के कुल 6 लोगों की जान गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के 4 और पश्चिम बंगाल के 2 लोगों की मौत हो गई। यूं तो मारे गए 39 भारतीयों में अलग अलग राज्यों के लोग थे, मगर सबसे ज्यादा मृतक पंजाब के थे। यही वजह है कि VK सिंह 38 शवों के अवशेष लेकर सबसे पहले अमृतसर पहुंचे। वहीं एक शव की DNA प्रोफाइलिंग नहीं होने के चलते उसे नहीं लाया जा सका। तकरीबन 19 की रात को हमको बताया गया वहां से कि 38 लोगों की DNA के साथ मैचिंग हुई। तब जाकर हमारे विदेश मंत्री ने अनाउंस किया। अभी भी 39वां जो व्यक्ति है राजू यादव, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे तो उसकी DNA सिर्फ 70% उसकी मैचिंग हुई। उसके दूसरे हमने सैंपल भेजे हुए हैं, हो सकता है कि 5, 10, 15 दिन में वो उसको ट्रैक करें। भारत सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि मारे गए भारतीयों को शहीद का सम्मान दिया जाएगा। लिहाजा इराक में ताबूत को प्लेन में चढ़ाने से पहले विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने उन्हें सलामी दी, तो शवों के अमृतसर पहुंचने पर पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये परस्पर इकट्ठे चल के इस दुख को बांटने का समय है। और दुनिया में सबसे बड़ा बोझ है बाप के कंधों पे बेटे का जनाजा। तो मुझे लगता है कि इस बोझ को हमें बांटना चाहिए, परस्पर सब मिलकर उठाएं और किसी तरह ये बोझ हल्का हो सके। हम हिंदुस्तानी बन के ये बोझ उठाएं। इन ताबूतों के वतन पहुंचने के साथ ही नाउम्मीद परिवारों को इतनी तसल्ली जरूर मिली कि वो अपनों का अंतिम संस्कार कर पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।
और सीबीएसई पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तारी और दर्जनों लोगों से पूछताछ के बावजूद पुलिस अब तक असली आरोपी तक पहुंच पाने में नाकाम रही है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। वहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मानव संसाधन मंत्रालय, सीबीएसई और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। पेपर लीक पर सीबीएसई को फटकार, दिल्ली पुलिस और मानव संसाधन मंत्रालय को नोटिस। सीबीएसई के 10वीं का गणित और 12वीं के इकोनॉमिक्स पेपर लीक हुए हफ्ते भर से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक छोटी मछलियों को छोड़कर दिल्ली क्राइम ब्रांच के हाथ कुछ नहीं लगा है। इस बीच मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ मानव संसाधन मंत्रालय और सीबीएसई को भी इस बाबत नोटिस भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की मुसीबत यहीं कम नहीं हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर असली गुनहगार कब तक गिरफ्त में आएंगे। हालांकि क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 प्राइवेट स्कूल के टीचर बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरा शख्स एक कोचिंग सेंटर में ट्यूटर है। पकड़े गए आरोपियों के नाम तौकीर, ऋषभ और रोहित हैं। इनमें से ऋषभ और रोहित प्राइवेट टीचर हैं। दोनों टीचर पेपर शुरू होने से 45 मिनट पहले पर्चे का फोटो ले लेते थे। ये फोटो परीक्षा हॉल में लिया जाता था। फोटो लेकर लिफाफा वापस सील कर देते थे और तस्वीर को फॉरवर्ड कर देते थे। एक उसमें से तौकीर है जो एक कोचिंग सेंटर में ट्यूटर का काम करता है, ट्यूटर है, और 2 टीचर्स हैं जो एक स्कूल में पढ़ाते हैं। आपको पता होगा कि 9:45 के करीब ये जो पेपर है वो उसको खोलने का समय होता है, और उससे कुछ समय पहले, करीब आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले ये पेपर खोला गया इकोनॉमिक्स का, और खोलने के बाद इमीडिएटली उसका जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको व्हाट्सएप किया गया। पुलिस अब तीनों आरोपियों के जरिए पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर के इंचार्ज और स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सीबीएसई पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से अब पुलिस स्कूल के प्रिंसिपल और सीबीएसई के एक अधिकारी की भूमिका की जांच कर रही है। ये वही अधिकारी है जिसे लापरवाही बरतने के आरोप में सीबीएसई ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ये गिरफ्तारी और जांच बस इकोनॉमिक्स पेपर को लेकर हुई है, जिसकी परीक्षा 26 मार्च को थी, जबकि गणित के पेपर लीक के आरोपियों का कोई पता नहीं है। इस बीच कोर्ट ने सीबीएसई से भी पूछा है कि 10वीं की गणित की परीक्षा कब कराई जाएगी, क्योंकि परीक्षा पूरी नहीं होने के कारण बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। हालांकि सीबीएसई ने 25 अप्रैल को 12वीं के इकोनॉमिक्स पेपर की दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया है, और अब की बार कोई चूक ना हो जाए इसके लिए लीक प्रूफ सिस्टम की रिहर्सल भी शुरू कर दी है, मगर इसमें भी फिलहाल कई लूप होल सामने आ रहे हैं। अभी तक की सभी गिरफ्तारियां 12वीं के पेपर लीक मामले में हुई है। 10वीं का पेपर किसने लीक किया या इसके पीछे किस मॉड्यूल का हाथ है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात करते हैं केजरीवाल के मिशन माफी की। जी हाँ, माफी मांगो और राहत पाओ, ये नया फंडा अपना लिया है केजरीवाल ने। मानहानि का मुकदमा झेल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अब अरुण जेटली से भी लिखित माफी मांग ली है। बताया जा रहा है कि माफीनामा मिलने के बाद अब जेटली मुकदमा वापस ले सकते हैं। पहले नितिन गडकरी, कपिल सिब्बल, बीएस मजीठिया और फिर बारी आई वित्त मंत्री अरुण जेटली की। केजरीवाल ने अब उनसे भी माफी मांग ली है। दोस्त रूठे तो रूठे, साथ छूटे तो छूटे, लेकिन माफीनामे का ये सिलसिला जैसे टूटने से रहा। अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगते हुए जेटली को खत में लिखा, मैंने आप पर डीडीसीए प्रेसिडेंट के कार्यकाल को लेकर दिसंबर 2015 में आरोप लगाए थे। ये जानकारियां मुझे निजी तौर पर कुछ लोगों ने दी थी, लेकिन ये गलत थी और किसी भी आरोप के समर्थन में सबूत नहीं मिल सके। उन्होंने माफीनामा मांगा है, उन्होंने माफीनामा दिया है जेटली साहब को, केजरीवाल जी और बाकियों ने। उस माफीनामे के बेसिस पे जेटली साहब ने डिसाइड करा है कि केसेस को आगे प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, और कोर्ट को बोला है कि इस एग्रीमेंट के बेसिस पर सूट को डिक्री कर दिया जाए और जो क्रिमिनल केस जो फाइल करा था उसको वापस ले लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने जेटली से माफी तो पहले ही मांग ली थी, लेकिन मिली नहीं। शर्त ये रखी गई कि आशुतोष, कुमार विश्वास और संजय सिंह भी अपनी गलती कबूल करें। लिहाजा अब केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं यानी आशुतोष और संजय सिंह ने भी अपना माफीनामा जेटली को भेज दिया। अलबत्ता कुमार विश्वास ने माफी मांगने से जरूर इनकार कर दिया है। मजीठिया जी से माफी मांगने वाले सिलसिले में हमसे कोई राय नहीं की, इसीलिए मैंने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है। इसलिए जो डेफामेशन के केस डाल रखे हैं, जिसकी तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, समय बचाने के लिए शायद उन्होंने किया होगा कि देखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनके माफी मांगने से क्लीन चिट हो गई। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी अरविंद केजरीवाल माफी मांग चुके हैं।
उन्होंने पंजाब के पूर्व मंत्री बीएस मजीठिया से भी माफी मांगी थी। मजीठिया से माफी मांगे जाने के बाद तो खुद आम आदमी पार्टी के भीतर ही घमासान मच गया था। उनके इस फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान ने इस्तीफा दे दिया था। पंजाब में जब बिक्रमजीत मजीठिया से माफी मांगी तो मेरी पंजाब की किसी लीडरशिप से कोई ज्यादा सलाह मशवरा नहीं इसका किया गया। हमें अचानक से पता चला, इसीलिए हमने उनसे थोड़ा नाराजगी व्यक्त की। पार्टी की नीति हो सकती है कि उनके पर्सनली केस उन्होंने अपने पर्सनली जो उन पर लगाए गए हैं डेफामेशन के, उनको खत्म करने के लिए शायद उन्होंने किया। आरोप लगाने के बाद माफी मांगने के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुकदमेबाजी में समय गंवाने की बजाय पार्टी जनहित में काम करना चाहती है। बहरहाल बताया ये भी जा रहा है कि जेटली माफीनामे से सहमत है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात H1B1 वीजा की करते हैं। अमेरिका में H1B वीजा हासिल करने की नई प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने वीजा प्रक्रिया को पहले की तुलना में ज्यादा सख्त कर दिया है। आवेदन में छोटी सी गलती होने पर खारिज हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने अपने देश की नौकरियों में अमेरिकी लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। दरअसल H1B वीजा के जरिए इंडियन IT प्रोफेशनल्स अमेरिका में नौकरी कर पाते हैं। हजारों इंडियन H1B वीजा के लिए हर साल अप्लाई करते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन की सख्ती से अमेरिका में इंडियन IT प्रोफेशनल्स को नौकरी मिलने में अब दिक्कत आ सकती है। जो इंडियंस वहाँ पे है, जो हमारे देशवासी वहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने अमेरिकन इकॉनमी को बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर वो सारे वापस आ जाएं तो उनकी इकॉनमी को थोड़ा और धक्का लगेगा। तो इतना आसान नहीं है ट्रम्प के लिए जो सब कुछ करना जो चाहते हैं, या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश कर रहे हैं, और लेकिन उनकी इकॉनमी को नुकसान हो जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि आखिर H1B वीजा होता क्या है और हिंदुस्तानी IT कंपनीज इस पर सबसे ज्यादा क्यों निर्भर हैं। H1B वीजा दरअसल अमेरिका की नॉन रेजिडेंट वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों में फॉरेन प्रोफेशनल्स को रखने की इजाजत देता है। अमेरिका की IT कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हजारों कर्मचारियों को अपने यहाँ भर्ती करती हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ही H1B वीजा पर सबसे अधिक जरूरत होती है। मगर वीजा पॉलिसी में बदलाव के बाद हर साल 65,000 वीजा ही अब जारी किए जाएंगे। पहले 20,000 आवेदन के लिए रिजर्व होगा जिनके पास अमेरिका की डिग्री होगी। वेलकम टू चाइना, ये शब्द चीन की उस बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं जो अरुणाचल में सामने आ रही है। खबर है कि अरुणाचल में भारतीय मोबाइल नेटवर्क के बजाय मोबाइल पर चीन के सिग्नल मिल रहे हैं और समय भी चीन का ही नजर आ रहा है। इस खबर ने यकीनन भारत की चिंता बढ़ाकर रख दी है। वेलकम टू चाइना। मोबाइल पर आया ये वो मैसेज है जिसने अरुणाचल में चीन की खुफिया चाल को बेनकाब किया है। जिस अरुणाचल पर चीन बरसों से नजरें गड़ाए बैठा है, जिस इलाके पर ड्रैगन झूठा दावा करता रहा है, हिंदुस्तान की उस जमीन पर अब चीन के डिजिटल घुसपैठ का खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के किबिथू और काहो इलाके में भारतीय मोबाइल नेटवर्क मिलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अचानक लोगों के मोबाइल पर चीन का नेटवर्क मिलने लगता है और सिग्नल मिलते ही वेलकम टू चाइना का मैसेज आ रहा है। भारत के हिस्से में वेलकम टू चाइना का मतलब साफ है, उन लोगों से संपर्क साधना जो भारतीय हैं लेकिन उस क्षेत्र में रहते हैं जिस पर चीन अपना दावा करता है। तो ऐसे में भारत को चीन की इन चालबाजियों से जल्दी सावधान होने की जरूरत है ताकि अपने ही लोग अपने ही हिस्से से और ज्यादा कटे न रह पाएं। दरअसल इस इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी की काफी दिक्कत है और कई घंटों तक लोगों के मोबाइल पर नो सिग्नल दिखाता रहता है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अचानक मोबाइल पर चीनी कंपनियों का नेटवर्क मिलने लगा। मोबाइल फोन पूरा सिग्नल दिखाने लगा और उसकी भाषा भी मंदारिन हो गई। मोबाइल फोन का समय भी चीन के समय के हिसाब से 2.5 घंटे आगे हो गया। हिंदुस्तान के इलाके में मोबाइल पर चीनी नेटवर्क मिलना हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात है, क्योंकि बरसों से चीन की निगाहें अरुणाचल की जमीन को हड़पने पर टिकी है और इसी कड़ी में मोबाइल पर चीनी सिग्नल मिलना खतरे की तरफ इशारा करता है। आज वहाँ पर चले जाइए, GPS चाइना का आता है, नेटवर्क चाइना का आता है। ये इसलिए कि हमारा है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर। हमको क्या करना चाहिए, हमें एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड बनाना चाहिए। उसके ज़रिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। इससे सिर्फ डिफेंस की नीड्स नहीं पूरी होंगी, इसके वहाँ जो हमारे लोग हैं, जो हमारे एरिया के हमारे जो वहाँ पर इंडियन सिटीजन्स हैं, वो हमारे से इंटीग्रेट होंगे। सवाल है कि क्या चीन जासूसी के लिए अरुणाचल में मोबाइल नेटवर्क से घुसपैठ कर रहा है? क्या ड्रैगन भारत को घेरने के लिए मोबाइल सिग्नल को हथियार बना रहा है? दरअसल ये घटना
चीन की सीमा से सटे अरुणाचल के जिस इलाके की है, वहां आज भी कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है। इस इलाके को जोड़ने के लिए सिर्फ एक सड़क है जो अक्सर भूस्खलन की वजह से बंद रहती है, जबकि LAC के उस पार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने टाटू में 3 मंजिला मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना रखा है। इस इलाके में कुछ किलोमीटर दूर पर चीन के 14 एयरबेस, बड़ा रेल नेटवर्क और 58,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। ऐसे में जिस तरह से अरुणाचल में चीन की साजिश सामने आ रही है, उसे देखते हुए भारत को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। चीन का विस्तारवाद सिर्फ उसके नीतियों के हवाले नहीं, बल्कि रोड, रेलवे और एयर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वो सूचना और तकनीक में भी अपनी नीति को निवेश में तब्दील करता है। और इसी कसौटी पर भारत पिछड़ जाता है, जहां सर्वाधिक जोर देने की जरूरत है। वीडियो हरी शर्मा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अरुणाचल के मोर्चे पर भी ड्रैगन ने एक बार फिर आंखें तरी हैं। सामने आया है कि अरुणाचल के टाटू में चीनी सेना ने दूरसंचार टावर के साथ घर भी बना लिए हैं, जो कि भारत के लिए एक खतरनाक संकेत है। चीनी फौज के टेंट, चीनी फौज के घर, चीनी सेना का टावर, ये तस्वीरें चीन की साजिश का सबूत है। ये तस्वीरें ड्रैगन की नापाक मंसूबों की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से चीन एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर अपनी साजिश का अड्डा बना चुका है। किस तरह से ड्रैगन की लाल फौज ने हिंदुस्तान के इलाके के बहुत नजदीक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जिसके जरिए उसका मकसद है हिंदुस्तान पर नजर रखना। डोकलाम के मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद अरुणाचल में चीन से सटी सीमा पर PLA ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के किबुथु की दूसरी और टाटू में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं। पिछले साल जब डोकलाम में हमारा और चाइनीज़ का स्टैंड ऑफ हुआ था और हमने कामयाबी से उनको उधर से जाने से मजबूर किया था, उसके बाद विंटर आ गई और अभी वो उस जगह में जिसमें वो हैं उधर वो अपना कुछ तंबू और प्रीफेब्रिकेटेड हट्स वगैरह लगा रहे हैं और जिससे ज़ाहिर होता है कि वो उधर परमानेंट रहने वाले हैं। एक समाचार एजेंसी ने चीन की साजिश की एक तस्वीर जारी की है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से चीन निर्माण कार्य करने में लगा है। यहाँ चीन ने टेंट लगा रखे हैं और घर भी बना लिए हैं। एक अन्य तस्वीर में यह भी दिखाया गया है कि चीन ने टाटू में दूरसंचार टावर खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, ऐसी पोस्ट भी बनाई है जहां से चीन सर्विलांस उपकरणों के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर नजर रख सकता है। उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, तमाम तरीके से, सैटेलाइट के तरीके से, ह्यूमन इंटेलिजेंस से, टेक्निकल इंटेलिजेंस से वगैरह वगैरह। तो अगर उनकी इंटेंशंस हमको ख़राब नज़र आती है तो फिर हमको उसके ऊपर काउंटर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीन की अरुणाचल साजिश पहली बार सामने आई है। 28 दिसंबर 2017 को भी चीन के सैनिक अरुणाचल में भारतीय इलाके में 1 किलोमीटर भीतर तक आ गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने चीनी जवानों को सड़क बनाने से रोका था और उनके पास से कई ऐसे सामान बरामद किए थे जिससे पता चलता है कि चीनी जवान किस तरह से यहाँ पैठ बढ़ाने में लगे थे। हालांकि बाद में भारतीय फौज के विरोध के चलते लाल सेना के जवान अपनी सीमा में वापस लौट गए थे। दुनिया जानती है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, लेकिन इस इलाके पर चीन की निगाहें लंबे वक्त से टिकी हैं। वो खुद अरुणाचल की सरहद पर निर्माण करता है और उल्टे भारत को अरुणाचल में निर्माण करने पर नसीहत देता है। पिछले साल जब अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन करने के लिए PM मोदी अरुणाचल प्रदेश गए थे, तब चीन ने ऐतराज किया था। टीम न्यूज नेशन। ऐसा लगता है कि डोकलाम के मोर्चे पर भारत से शिकस्त झेलने वाला चीन अब पूरी तरह अरुणाचल के विवाद को हवा देकर अपना मतलब साधने में जुटा हुआ है। पिछले कुछ वक्त से अरुणाचल में चीन की जो हरकतें दिख रही हैं, उससे इसी बात का इशारा भी मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का इलाका है। यहाँ की जमीन, यहाँ की आवाम, सब कुछ हिंदुस्तान का है। लेकिन बरसों से चीन अरुणाचल पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में बसा राज्य है, लेकिन चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है और इसी चाल को कामयाब बनाने के लिए ड्रैगन आए दिन प्रोपेगेंडा भी फैला रहा है। एक तरफ चीन अरुणाचल से सटे इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने में लगा है, इस सरहद पर अपनी पैठ बढ़ा रहा है।
तो दूसरी तरफ झूठ का सहारा लेकर दुनिया को दिखाने में लगा है कि अरुणाचल पर उसका हक बनता है। पिछले साल अप्रैल महीने में मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों के नाम बदल दिए। इन जगहों के नाम चीनी, तिब्बती और रोमन भाषा में जारी किए थे। रोमन भाषा में इन जगहों के नाम चीन ने वोगियन लिंग, मिलारी, कोई देंगारबोरी, मेनकुका, बुमोला और नमका पबरी कर दिए थे। चीन ने इसके पीछे दलील दी थी कि ये सभी नाम इतिहास, संस्कृति और प्रशासन के नजरिए से अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे की पुष्टि करते हैं। हालांकि भारत ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। जानकार मानते हैं कि अरुणाचल को लेकर चीन जिस तरह से दखल बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारत को भी सचेत रहने की जरूरत है। चाइना ने लगभग हर पास कनेक्ट कर लिया है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में ले लो, आप ईस्टर्न लद्दाख में ले लीजिए, सेंट्रल सेक्टर में ले लीजिए, अरुणाचल में ले लीजिए। यहाँ तक कि डोकलम में भी वो क्या कर रहा था, रोड ही तो बना रहा था वो, तो उसने हर जगह रोड बनाई है और हमारे पास रोड ही नहीं है। तो ये दोनों में फ़र्क है। और हमारे जो ट्रूप्स हैं वहाँ डिप्लॉयड हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिव है वहाँ पर, लेकिन हमारा नेटवर्क नहीं है वहाँ पर, हमारे GPS नहीं काम करते हैं, हमारे सिग्नल्स नहीं आते हैं किसी जगह पे, तो ये हमको इसका भी देखना पड़ेगा। अरुणाचल में चीन के नापाक कदमों की निशानी कई बार सामने आ चुकी है। कुछ वक्त पहले ही सामने आया था कि अरुणाचल में चीनी मार्क वाला एक डिवाइस मिला था। इस डिवाइस पर चीनी भाषा मंदारिन में कुछ लिखा हुआ था। यह डिवाइस चीनी बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर भारत के इलाके में मिला था। अरुणाचल में चीन की सीमा पर ड्रैगन की जासूसी की साजिश भी सामने आ चुकी है। पिछले साल 18 दिसंबर को पता चला था कि भारत की सीमा में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात है कि भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर अंदर यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ गया था। इसके बाद शक गहराया था कि यह चीन की जासूसी के प्लान का हिस्सा है। इतना ही नहीं, सीमा पर रोड बनाने में जुटी चीनी सेना भारत के इलाके में आकर घुसपैठ भी करती रही है। टीम न्यूज़ नेशन। इंडियन आर्मी ने भी चीन से निपटने का प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया और अगर चीन ने डोकलाम जैसी हरकत की, ऐसी गलती दोहराने की चालबाजी की, तो इस बार उसे करारा जवाब मिलेगा। चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए तैयार हिंदुस्तान। अरुणाचल पर आंख तरेरी तो ईंट का जवाब पत्थर से देगी भारतीय फौज। भारत के खिलाफ जिस तरह से चीन उकसावे की नीति पर आगे बढ़ रहा है, आए दिन चीनी फौज भारत के इलाके में घुसपैठ कर रही है। उसे देखते हुए अब हिंदुस्तान की आर्मी भी रणनीति के साथ सरहद पर अपनी धमक बढ़ा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पिछले 8 महीनों में अरुणाचल प्रदेश से सटी चीन की बॉर्डर पर सेना की मौजूदगी बढ़ाई है। सेना के एक बड़े हिस्से को रणनीतिक तौर पर संवेदनशील माने जाने वाले दिबांग, दाऊ देलाई और लोहित घाटी में तैनात किया गया है। अरुणाचल में सेना अपना निगरानी तंत्र विकसित करने में जुटी है ताकि चीन पर नजर रखी जा सके। इलाके की टोह लेने के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर भी भेजे जाते रहे हैं। सेना ने बॉर्डर पर निगरानी भी बढ़ाई है, जिससे चीन की हर गतिविधि को समय रहते भांप सके और एक्शन लेने में देरी न हो। सेना का मकसद है कि दिबांग, दाऊ देलाई और लोहित घाटियों के खतरनाक इलाकों में इतनी मुस्तैदी बढ़ाना ताकि दुश्मन यहाँ आने की सोच भी न सके। इनमें 17,000 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ियां और घाटी की गहराई में स्थित नदियां भी शामिल हैं। चीन हमेशा ही इन इलाकों को लेकर भारत पर दबाव बनाता रहा है। इस इलाके में सेना अब अपनी लंबी दूरी की गश्त को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इसमें छोटी छोटी टुकड़ियां 15 से 30 दिन के लिए पेट्रोलिंग पर भेजी जाती है। चीन की हरकतों के बाद ही भारत दिबांग घाटी और लोहित घाटी को जोड़ने के लिए कई रोड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है ताकि सेना को यहाँ पहुँचने में देरी न हो। अरुणाचल से लगी चीनी सीमा तक भारतीय फौज की आसान आवाजाही के लिए नीति, लिपुलेख, थांगलावन और सांग चोकला को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है, जिसे अगले 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के लिए स्ट्रैटेजिक तौर पर यह कवायद इसलिए जरूरी है क्योंकि लंबे अरसे से चीन भारत से लगे 4000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर निर्माण कार्य में जुटा है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने भी बताया था कि चीनी सेना बॉर्डर से सटे इलाकों में हेलीपैड्स, पोस्ट और दर्रे बना रही है। इस लिहाज से भारतीय फौज भी मजबूत मोर्चेबंदी करने में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से अरुणाचल में हिंद के वीर चीन को चुनौती देने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं और सीमा पर होने वाली हर गुस्ताखी पर करारा प्रहार करने के लिए भी तैयार हैं। दुश्मन पर निशाना साध कर फायरिंग, जमीन पर लेटे लेटे टारगेट पर हमला, लगातार गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ना, एक साथ मिलकर दुश्मन को नेस्तनाबूद करना, यह हिंदुस्तान के रणबांकुरों की हुंकार है। ये भारतीय वीरों की ललकार है। ये भारत माता के सपूतों का ये अलगार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गर्जी बंदूकें, दुश्मन कोई भी हो, कहीं भी छिपा हो, उसे खाक में मिलाने की तैयारी कर रहे हैं
भारतीय सेना के ये जाबाज। एक तरफ अरुणाचल में चीन की साजिश सामने आ रही है तो दूसरी तरफ भारतीय सेना के रणबांकुरे भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के तेजू कैंप की हैं, जहां फौज ने सैन्य ड्रिल की है। तस्वीरें असली युद्ध की नहीं है, मगर उससे कम भी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के इन जाबाजों की फुर्ती और हथियारों की पकड़ किसी भी दुश्मन का सीना छलनी करने में देर नहीं लगाएगी। हिंदुस्तान के खिलाफ हर साजिश का जवाब कुछ इस अंदाज में देने की कोशिश लगातार जारी है, और ये कोशिश अरुणाचल के लाहौती और किबीथू में चल रहे सेना के युद्ध अभ्यास में देखने को मिल रही है। किबीथू का इलाका भारत और चीन के बॉर्डर पर है। यहाँ सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान जिस अद्भुत साहस के साथ अभ्यास कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि ये वीर दुश्मन को बर्बाद कर देने के लिए तैयार है। ताकत, तकनीक और तरकीब के सहारे हिंदुस्तान की फौज अपनी सरहद और सैनिक तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटी है। अरुणाचल प्रदेश के उन इलाकों में जहां चीन का बॉर्डर बेहद करीब है। यूं तो सेना कई युद्धाभ्यास करती है, मगर इस युद्धाभ्यास को अहम माना जा रहा है, और इसके पीछे की वजह है बॉर्डर पर चीन से मिल रही लगातार चुनौतियां। साइमल्टेनियसली आपने देखा कि गन ग्रुप भी अपनी लोडिंग कर रहा है, चाहे उसमें आरटी एम्यूनिशन की लोडिंग है, गन स्टोर्स की लोडिंग है, कुक हाउस की गाड़ियों की लोडिंग है, या पानी की गाड़ी, रिकवरी, एम्बुलेंस इत्यादि की। और ये सारी लोडिंग होने के बाद अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि गन ग्रुप सारा एक जगह इकट्ठा होके और मार्च करके गया। सेना ने इस अभ्यास में न केवल जंगलों की तमाम मुश्किलें, जिनमें संसाधनों की कमी, सिग्नल के बिना संवाद समेत उन तमाम पहलुओं पर कसरत की जो अक्सर चुनौती बन जाते हैं, और इस अभ्यास में कितने खरे उतरे हैं इसे परखने के लिए मौके पर अफसर भी मौजूद है, और किसी भी ऑपरेशन में घायल जवानों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों की टीम का रोल भी काफी अहम होता है। मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम फेस होती है यहाँ पे, अगर कुछ सीरियस कैजुअलिटी हो जाए तो यहाँ से कैशबैक करना, एज यू नो कि वेदर यहाँ पे कभी भी पैक्ड हो जाता है, रोड्स आर नॉट दैट गुड, तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए ताकि उनको 48 आवर्स का एटलीस्ट मेडिकल कवर दे सके, ताकि उनका वो लाइफ सस्टेन कर सके, उनको बेसिक नीड उनको प्रोवाइड कर सके। साफ है कि जिस तरह से भारतीय जाबाज खुद को तैयार कर रहे हैं, उससे साफ है कि अब चीन की एक नहीं चलेगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। टीम न्यूज़ नेशन। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन की हर हरकत पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। अरुणाचल में खास तैयारियां कर ली गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस होवित्जर तोपों की भी तैनाती एहतियातन कर दी गई है। डोकलाम में दिखा चुके हैं दम। तैयारी ऐसी कि ड्रैगन सेना के उड़ जाएंगे होश। चीन की चाल को मात देने का प्लान। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन की हर हिमाकत का देंगे जवाब। ब्रह्मोस की ताकत से टूटेगा चीन का घमंड, टैंकों की गर्जना से कांपेंगे दुश्मन। हिंदुस्तान की आर्टिलरी पावर से पस्त होंगे चीनी सेना के हौसले। अब 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये सख्त संदेश चीन को दिया जा चुका है। भारत की तैयारी पूरी है। चीन के गुरूर को तोड़ने और उसे जवाब देने के लिए भारत कमर कस चुका है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन के खिलाफ किलाबंदी कर दी गई है। 3488 किलोमीटर की है भारत चीन की सीमा। इसमें अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा बेहद अहम है। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन की सीमा 1216 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में चीन को चुनौती देने के लिए खास तैयारी की गई है। यहाँ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की तैनाती की गई है। ऐसी मिसाइल जो जमीन, वायु और समंदर से छोड़ी जा सकती है, यानी ट्राइड की क्षमता जो सिर्फ रूस, अमेरिका और कुछ हद तक फ्रांस के पास है। चीन के पास ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं है। चीन के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं जो जमीन, वायु और समंदर से छोड़ी जा सकती है। कुछ महीने पहले ही सुखोई से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण से चीन में हड़कंप है।
सुखोई और ब्रह्मोस की जोड़ी चीन की सेना के लिए काल बन सकती है।